नमस्कार, आप देख रहे हैं एचएनएन 24/7। मैं आपके साथ दीपिका भंडारी। इस स्वतंत्रता दिवस के मौके पर आज हम आपको इस ऐसी शख्सियत के बारे में, ऐसे व्यक्ति के बारे में और ऐसे फ्रीडम फाइटर के बारे में आपको रूबरू करवाएंगे जिन्होंने देश को आज़ाद कराने में अहम अपना योगदान जो है वो दिया है और साथ ही उन्होंने अपनी अमिट छाप छोड़ी है पूरे देश भर में, जिनको हमेशा इतिहास के पन्नों में उनका नाम तो लिखा ही जाएगा, लेकिन साथ में उन्हें मरते दम तक हर कोई शख्स जो है वो याद रखेगा। हमें स्कूलों में सुभाष चंद्र बोस के बारे में पढ़ाया जाता है, जवाहरलाल नेहरू के बारे में पढ़ाया जाता है, भगत सिंह के बारे में, देवगुरु के बारे में, लेकिन कुछ ऐसी शख्सियत हैं जो कि इतिहास के पन्नों में या स्कूलों की पढ़ाई में उनका नाम जिक्र नहीं होता है। तो हम आपको बताने जा रहे हैं नीलांबर पंत, जो कि अल्मोड़ा के सुंदरा नकोट गांव के रहने वाले हैं और उन्होंने देश की को आज़ादी दिलाने में अपना अहम योगदान दिया। हमारे साथ उनके बेटे मौजूद हैं। आइए जानते हैं सीधा उनसे कि उनके पिताजी किस तरीके से उन्होंने जो ये फ्रीडम फाइटर है उसके बारे में सोचा, किस तरीके से उनकी जीवनी रही है और किस तरीके से उन्होंने ये पूरे देश को आज़ादी दिलाने में अपना अहम योगदान दिया। क्योंकि उस वक्त तो ये छोटे छोटे रहे होंगे बेटे, लेकिन हाँ, दादी से ज़रूर सुना होगा। और जो उनके पिताजी हैं उनका अब स्वर्गवास हो गया है। 1996 में जो है उन्होंने उनका जो है निधन हो गया है, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने अपने बेटों को भी ऐसी शिक्षा दी होगी या अपनी जीवनी के बारे में बताया होगा, अपने बलिदान के बारे में बताया होगा, जिससे उनके बेटों को भी जरूर ना कुछ हौसला मिला होगा। और इसीलिए आज उनके जो बेटे हैं वो पार्टियों से भी जुड़े हैं और समाज सेवा भी कर रहे हैं। तो हमारे साथ मौजूद हैं उनके छोटे बेटे, तो उन्हीं से जानेंगे कि आखिर कितनी प्रेरणा मिलती है उनको अपने पिता ने, जो उनके पिता ने देश के लिए काम किया है, बलिदान दिया है, जो भी उन्होंने किया है, कितना प्रेरणादायक उनको लगता है। सबसे पहले शुक्रिया अदा आपका हम करना चाहेंगे, आपने हमें समय दिया। सर, पहले अपना नाम बता दीजिए और किस तरीके से आपको पिताजी की जो भी उनका काम रहा है, बलिदान जो उन्होंने देश के आज़ादी दिलाने में जो भी किया है, कितना फ़ख्र महसूस होता है। आपका एक तो मैं पहले बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगा कि आप इस जो स्वतंत्रता के 76 वर्ष बीत चुके हैं और 77वें वर्ष में हम प्रवेश कर रहे हैं, उस पर आप इस तरीके की एक डॉक्यूमेंट्री कहूँ या लोगों को ज्ञान देने के लिए, लोगों को बताने के लिए स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास को इतना बड़ा एक कार्य कर रहे हैं। मैं आपका इस पर बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ। और जैसा आपने पूछा कि जो मेरे पिता श्री नीलांबर दत्त पंत जी थे, वो 1920 में यहीं देहरादून में पैदा हुए, क्योंकि मेरे जो परदादा जी थे, यानी कि मेरे पिता के दादाजी, वो देहरादून में 1982 में आ गए थे। और मेरे जो दादाजी थे वो भी यहीं उन्होंने सर्विस करी, एफआरआई में वो एंटोमोलॉजिस्ट थे। और साथ साथ वो आज़ादी के लिए जो संघर्ष चल रहे थे उसमें वो लगातार कहीं ना कहीं सक्रिय रहते थे, लेकिन उसके बाद वो सर्विस में चले गए। लेकिन मेरे फादर बचपन से ही 1920 में वो उनका जन्म हुआ, उसके बाद वो लगातार जो देहरादून में, क्योंकि ये एक गतिविधियों का केंद्र रहा है पूरे देश में, यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू जी जेल में आते रहे, यहाँ पर 1919 में गांधी जी आए, यहाँ पर आए, उन्होंने मीटिंग्स करी, मसूरी में गए। तो आज़ादी के जो बड़े बड़े नेता थे वो यहाँ आते रहे, उनसे वो प्रेरणा उनको प्राप्त हुई। और वो जो आज़ादी के वक्त उस समय बाल सेना बनी थी कि बच्चों को वे उत्साहित और बच्चों के योगदान को लेके इस देश के आज़ादी के लिए, उसमें भी उन्होंने सक्रिय तरीके से भाग लिया। और मुझे याद आता है, मेरे फादर बताते थे कि जब वो यहाँ का जो मिशन स्कूल है, जो देहरादून का पहला स्कूल अंग्रेज़ों ने स्थापित किया था, उसमें वो हाई स्कूल में पढ़ रहे थे, तो उनके झंडे, उनके बस्ते में तिरंगा झंडा एक बार मिला। तो वहाँ के जो अंग्रेज प्रिंसिपल थे, उन्होंने उनको दिन भर धूप में खड़ा रखा। मैंने एक चीज़ और पढ़ी है जो आपने मुझे अभी बताया, उसमें कि सज़ा मिलने के बाद भी वो एक बार फिर से जो अपने बैग में जो कुछ किताबें ले जाते हैं और कुछ तिरंगा झंडा ले जाते हैं, जिसके बाद उन्हें शायद कठिन सज़ा मिलती है। वो क्या वाक्य था? हाँ, वो ठीक कह रहे हैं आप। उसके बाद दोबारे उनके बैग में, क्योंकि जब एक बार अंग्रेज प्रिंसिपल को लगा कि ये जो बच्चा है वो इस प्रकार की चीज़ें यहाँ पर लाता है जो हमारे राजशाही के खिलाफ है उस समय की, तो उन्होंने दोबारा एक बार उनके बस्ते की चेकिंग करी।
तो उसमें फिर उनको एक झंडा भी मिला और साथ साथ जो है, क्योंकि कम्युनिस्ट प्रभाव जो था वो रशिया की आज़ादी के बाद पूरे संसार में बहुत तेज़ी से फैल रहा था, तो उसमें कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो वो भी उसमें उनको मिला। तो उन्होंने उस दिन फिर उनको कुछ बेत की सज़ा दी और पूरे दिन भर खड़ा रखा, और फिर मेरे जो दादाजी थे उनको बुलाकर कहा कि हम इनको स्कूल से निकाल देंगे अगर अगली बार इनके बस्ते में इस प्रकार की जो उनके लिए आपत्तिजनक चीज़ें थी वो मिली तो ये वो घटनाएं थी। उसके बाद वो यहाँ के जो जब महंत पहले आज़ादी के बाद के जो पहले महंत जी हैं, जो गुरु राम राय दरबार है, जो देहरादून की मतलब पहचान है, जो देहरादून जिसका नाम ही इस गुरु राम राय दरबार की वजह से पड़ा है, तो वहाँ के जो महंत श्री इंद्रेश चरण दास जी थे, वो भी एक स्वतंत्रता सेनानी रहे, और वो और मेरे फादर जो हैं वो एक साथ नैनी जेल में भी इलाहाबाद में उन्होंने सज़ा काटी। तो उनके साथ जब आज़ादी के बाद जब आज़ादी मिल गई तो 1953 का जो पहला यहाँ नगर पालिका का चुनाव हुआ, उसमें मेरे फादर जो हैं वो रिकॉर्ड वोटों से जीते सभासद के रूप में, और महंत जी जो थे उस पहले जो नगर पालिका बोर्ड है उसके वो चेयरमैन बने, और उन्होंने आज़ादी के संघर्ष के बाद इस देहरादून के विकास के जो संघर्ष था उसमें भी साथ मिलकर काम किया। कहीं न कहीं जो उन्होंने देश के लिए बलिदान दिया, अपनी कीमती जो अपना समय है उसको उसका बलिदान भी दिया, क्योंकि कहीं न कहीं परिवार वाले भी चाहते हैं कि हमारे साथ रहे, और माँ को भी कहीं न कहीं फ़िक्र होती होगी, बेटा अगर मतलब कहाँ जा रहे हो तुम? घर पे रहो, नौकरी करो। लेकिन फिर भी उन्होंने जो है देश को आज़ादी दिलाने की सोची, और उन्होंने जो उनका साथ दिया, जो उनके साथ मौजूद थे। तो देहरादून में जब वो सभासद बने, कहीं न कहीं लोगों पे का विश्वास उन पे था, इसीलिए उनको जिताया भी। तो ऐसे कुछ काम होंगे जो उन्होंने यहाँ पे देहरादून में रह के किए, जो आज भी याद किए जाते होंगे? देखिए, इसमें क्या है कि उस समय देहरादून एक बहुत छोटा सा शहर था, और यहाँ की समस्याएं भी जो थी वो इतनी बड़ी नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्होंने जो मूलतः यहाँ पर जैसे आड़त बाज़ार जो क्षेत्र है, इसके बीच में जो व्यापार जो था वो नगर पालिका के ही अधीन था। उस समय ऐसा केंद्रीय बहुत बड़े बड़े संस्थान नहीं बने थे, तो उन्होंने व्यापारियों को उस समय जो जितनी भी सहूलियतें मिलनी थी उनको बहुत दिलाई। और मुझे अभी भी जब बहुत कुछ ऐसे लोग मिलते हैं पुराने, या जो जिनको जो इस समय आड़त बाज़ार में दुकानदार हैं, उनके फादर्स ने बताया कि ऐसे पंजी ने उस समय हमारी इस कार्य में मदद करी। ऐसे बहुत से लोग मिलते हैं। और जैसे मैं कह रहा हूँ कि यहाँ उस समय ऐसा नहीं था कि पार्कों की आवश्यकताएं हैं, यहाँ सीवर लाइंस हैं। सीवर लाइंस सबसे पुरानी बिछी हुई यहाँ पर है। अब मैं कहता हूँ कि यहाँ जैसे बिजली है वो भी यहाँ क्षेत्र में पुरानी है, तो उसमें लोगों के साथ जोड़ के लोगों को वो सुविधाएं देने की जो कोशिश थी उन्होंने पूर्ण करी। और आज की तरह उस समय बहुत से ज़्यादा कार्य नहीं थे, बहुत से विभाग नहीं थे। अब तो आप देखते हैं कि जो 73वां 74वां संशोधन हुआ उसके माध्यम से 29 प्रकार के जो कार्य क्षेत्र हैं वो इन ग्राम सभा या नगर पालिकाओं के अधीन हैं। तो फिर भी उन्होंने जितने भी जन कार्य थे वो किए। और मैं एक बात और फ़ख्र के साथ कहना चाहता हूँ कि जैसे आज के समय है, आज आप देख रहे हैं कोई भी नगर पालिका के जो सभासद हैं या नगर पालिका के चेयरमैन्स हैं, उन पर देहरादून में ज़मीनों के धंधे में लिप्त होने के आरोप सब पर लगते हैं, और ये तय बात है। लेकिन मेरे फादर उस समय भी, आज जो हमारा मकान है हम उसी में रहते हैं, और उन्होंने कहीं पूरे खाली देहरादून में अपने लिए 100 मीटर भी ज़मीन या कोई एक दुकान लेने का प्रयास नहीं किया था।
तो काफ़ी बड़ी बात उन्होंने बताई है कि आज जब कोई ब्लॉक प्रमुख बनता है, पार्षद बनता है या जो भी सभासद बनता है, मंत्री विधायक बनता है, तो सबसे पहले उनको जो अपनी सुविधाएँ देखता है। मंत्री विधायकों को बंगला मिलता है, गाड़ी मिलती है, कई फैसिलिटीज़ मिलती है, लेकिन इनके पिताजी नीलांबर दत्त पंत जी जो हैं वो इकलौते ऐसे मुझे लगता है फ्रीडम फाइटर रहे जिन्होंने ना ज़मीन ली, ना कोई फैसिलिटी ली, ना कोई सरकारी जो सहायता है वो ली। और मैंने ये भी पढ़ा है कि उन्होंने जो है आजीवन जो पेंशन है उसके लिए भी मना कर दिया था। इसके पूरे के पीछे की वजह क्या रही? असल में मेरे फादर, जितना मैं जानता हूँ बचपन से जो हमने देखा, या हम भी उसी तरीके से फिर विकसित हुए, हमारे आचार व्यवहार में वो सारी चीज़ें आई। वो एक आदर्शवादी थे और उस आदर्श के आधार पर उन्होंने कहा हमने जो ये संघर्ष किया, लड़ाई लड़ी है, वो अंग्रेज़ों को इस देश से भगाने के लिए लड़ी थी। ये इसलिए नहीं लड़ी थी कि जब अंग्रेज़ों को हटा दें तो उन संसाधनों पे हम कब्जा कर लें। तो उन्होंने सीधे-सीधे, जब ये तो इंदिरा गांधी का एक, जो हमारी प्रधानमंत्री रहे, उनका एक बहुत महत्वपूर्ण कदम था कि उन्होंने स्वतंत्रता सेनानियों की सुविधा के लिए कार्य किया, उनकी पेंशन नियुक्त करी। लेकिन मेरे फादर ने वो पेंशन लेने से मना कर दिया। उन्होंने कहा हमने इसलिए संघर्ष नहीं किया था कि हम इस देश से कुछ प्राप्त करें, हमने अपने जो लक्ष्य था उसको प्राप्त करने के लिए संघर्ष किया था। तो उन्होंने आजीवन पेंशन नहीं ली। और ऐसी ही मेरी मदर जो थी, वो भी जो थी एक बिल्कुल आदर्शवादी महिला थी, पढ़ी लिखी थी, वो राजनीतिक सामाजिक मुद्दों पर लगातार बात करती थी। तो उन्होंने भी जब बाद में जो पेंशन मदर को मिलनी चाहिए थी, उन्होंने भी वो नहीं ली। और आज भी, आज की डेट में जो कुटुंब पेंशन अगर सरकार थोड़ा बहुत दे रही है, जो हरीश रावत जी ने, कांग्रेस सरकार ने पीछे शुरुआत करी थी उसकी, तो उसको भी हमारा परिवार नहीं ले रहा है। अच्छा, यानी कि आप 2 भाई हैं, दोनों भाइयों ने जो पेंशन सरकार की ओर से दी जाती थी उसको मना कर दिया लेने से। तो कहीं न कहीं बेटे भी जो है पिता की राह पर ही हैं। जिस तरीके से पिता ने जो है पेंशन लेने से आजीवन मना किया था, तो उसी तरीके से जो है बेटे भी पिता की राह पर हैं और वो उन्होंने भी पेंशन लेने से मना कर दिया है। जो कि आज के दौर में हर कोई चाहता है कि अगर उनके परिवार में किसी ने अपना बलिदान दिया है या अपना जीवन है आज़ादी में न्यौछावर किया है, तो कुछ न कुछ तो सरकार उनको मुहैया कराए, चाहे वो ज़मीन के तौर पर हो या पेंशन हो। लेकिन ये ऐसे पिता के पुत्र हैं जिन्होंने मना किया पेंशन लेने से, और आज भी उनकी माता को, जो उनका माता का निधन हुए 3 साल हो गए हैं, उन्होंने पेंशन ली, ना आज उनके बेटे जो है पेंशन ले रहे हैं। तो कहीं न कहीं ये फ़क्र की बात है। सर एक बात और, मैंने अभी एक फ़ोटो देखी है, उसमें आपने गोला भी कर रखा है, ये कौन है ज़रा बताएँगे आप? ये मेरे फादर, असल में वो जब स्वतंत्रता संग्राम समाप्त हो गया, स्वतंत्रता के बाद जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, वो मिल बैठकर इस देश में जो आदर्श हैं, जो उन्होंने उस समय सोचे थे, उनके लिए संघर्ष करते थे, सरकारों को बताते थे, सुझाव देते थे कि आप इस प्रकार से इस राह पे चलिए तो देश का जो हमने स्वप्न देखे हैं वो पूर्ण होंगे। तो उसके लिए एक राष्ट्रीय स्तर पर समिति बनी हुई थी। उस राष्ट्रीय समिति में मेरे फादर भी रहे। और ये मेरे पास जो फ़ोटो है, ये दिल्ली में जब उनका एक बहुत बड़ा एक राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ, उसमें उन्होंने चर्चाएं करी। तो ये यहाँ पर मेरे फादर हैं और इनके साथ जो भगत सिंह के नाम पर जो आज भी युवाओं के अंदर एक जोश पैदा होता है, जिन्होंने 23 साल की अवस्था में ही अपना इतना बड़ा कार्य किया और फांसी पर चढ़ गए, उनके जो भाई हैं कुलतार सिंह जी, वो साथ में हैं, क्योंकि वो भी एक फ्रीडम फाइटर रहे थे। और इसमें भाटिया जी हैं देहरादून के, एक और साथ में खड़े हुए सरदार जी, ये भी फ्रीडम फाइटर थे। ये तो लोग दिल्ली में इकट्ठा हुए थे, तो उस समय की एक स्मृति जो है वो इस फोटो में है। जैसे हमारे पीछे भी एक फ़ोटो है आपके पिताजी की, नीलांबर दत्त पंत जी, ये फ़ोटो कब की है, कुछ बताएँगे? ये फोटो जो है उनकी उसी दरमियान की है जब वो यहाँ पर सभासद बने थे। लगभग 1953-54 की फ़ोटो है ये। और ये बिल्कुल नौजवानी की फ़ोटो है उनकी, क्योंकि उनका जन्म 1920 का है। तो एक जो परिपक्व अवस्थाएं होती हैं, आप समझते हैं, तो लगाइए कि आप ये 33 एक साल के अवस्था रही होगी उनकी, 33-34 के लगभग। 1996 में उनका जो निधन है वो हुआ था, स्वर्गवास हुआ था, तो उनकी कुछ पुरानी तस्वीरें भी आपके पास होंगी?
हाँ, अब वो कुछ ही तस्वीरें हैं तो वो कहीं एल्बम्स में हैं, क्योंकि पुराने समय में के एल्बम्स होते थे वो कहीं संदूकों में रखे हुए हैं। कुछ जो हैं मेरी जो सिस्टर्स हैं उनके पास हैं। और एक हमने एक पोर्ट्रेट बनाया था, ये मेरे फादर का पोर्ट्रेट है। ये यहाँ के एक बहुत प्रसिद्ध चित्रकार रहे हैं खालिक। तो वो खालिक साहब ने, ये हमारे मित्र भी थे वो, उन्होंने बनाया। और ये 2 फ़ोटो को जोड़कर उन्होंने, क्योंकि एक फ़ोटो में आँख नहीं उनकी खुली हुई थी, ये 2 फ़ोटो से चित्रकार ने बिल्कुल जीवंत कर दिया उनके फ़ोटो को। तो ये मूँछों में जो किनारे देख रहे हैं आप, वो उन्हीं का पोर्ट्रेट है। वो कोने में जो हैं वो मेरे परदादा जी हैं, श्री, वो वो भी फ्रीडम फाइटर उस रूप में नहीं रहे, क्योंकि वो वैदगी का कार्य करते थे और संस्कृत के प्रकांड पंडित भी थे। और यहाँ जो मैं कह रहा था कि मिशन स्कूल है, उसमें सन 1900 में वो संस्कृत के प्राध्यापक भी रहे। लेकिन प्रेरणा जो है वो घर के अंदर से ही प्राप्त हुई है। और मेरे फादर ने जब तीसरी पीढ़ी में, जो दूसरी पीढ़ी में, वो आगे बढ़े उस प्रेरणा प्राप्त करके। तो सर जैसे कि उन्होंने देश को आज़ादी दिलाने में बड़ा अपना योगदान दिया है, तो कहीं न कहीं उनको मेडल्स या कुछ ट्रॉफ़ीज़ भी मिली होंगी या कुछ मेडल सरकार की ओर से उनको दिए गए होंगे, कुछ ऐसे यादगार चीज़? इस प्रकार की मतलब कुछ सर्टिफिकेट्स हैं पुराने, जो विभिन्न संस्थाएं या डीएम के यहाँ से जो दिए जाते थे, वो हैं। लेकिन बाकी और इस तरीके की सरकार ने कभी बहुत कम ध्यान दिया। आज की डेट में क्या हो रहा है, आप देख रहे हैं, सरकारें जो हैं वो अपना रास्ता बदल रही हैं। आज जो है, जो मैं कह रहा था कुटुंब पेंशन के नाम पे, यहाँ पर सरकार फ्रीडम फाइटर्स को 4,000 रुपये दे रही है। और दूसरी तरफ सरकार ने जो 1975 की एक पेंशन बना दी है केंद्र सरकार ने, उन्होंने कह दिया ये लोक स्वतंत्रता सेनानी है, एक नए तरीके के स्वतंत्रता से। उनको केंद्र सरकार जो है, जिन्होंने देश आज़ाद किया, उनको तो परिवारों को 4,000 दे रही। और जो 1975 में आपातकाल के दरमियान जो विपक्षी दल थे, उन्होंने अपने लोगों के लिए पेंशन जो है वो 25,000 के लगभग तय कर दिए। तो ये सरकारें जो हैं वो दिशाहीन हो गई हैं। वो इस तरीके के बस एक वैसे ही गिने चुने स्वतंत्रता सेनानी रह गए हैं, और उनके परिवारों की ओर तो ध्यान नहीं दिया जा रहा है। और क्योंकि मेरे जो बड़े भाई हैं वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवार समिति के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य हैं। तो कहीं न कहीं जो है उनको इनको पेंशन नहीं चाहिए, कोई ज़मीन जायदाद नहीं चाहिए फ्रीडम फाइटर्स के परिवार वालों को, लेकिन चाहिए तो सिर्फ़ सम्मान। और नाराज़गी काफ़ी है सरकार को लेकर के कि उन्हें भले ही पेंशन ना दिया जाए, कोई ज़मीन नहीं चाहिए, लेकिन कहीं न कहीं उनको इतना मलाल दिल में है कि उन्हें जो है जो सम्मान मिलना चाहिए उनके परिवार वालों को, फ्रीडम फाइटर्स के परिवार वालों को, वो कहीं न कहीं नहीं दिया जाता है। लेकिन फिर भी दोनों भाई जो है समाज कल्याण में जुटे हुए हैं और तमाम तरीके के जो जितने भी लोग हैं उनकी जो मदद है वो किसी न किसी रूप में कर रहे हैं। सर एक बात और है, हमने देखा है कि मंत्री विधायक हों, चाहे ब्लॉक प्रमुख हो या पार्षद हो, जैसे ही वो बनते हैं, अपना पद संभालते हैं, तो सरकार उनको कई फैसिलिटीज़ जो है वो देती है। लेकिन कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि जो शहीद हमारे आज के दौर में जो है सेना के जवान शहीद होते हैं या जो पहले के फ्रीडम फाइटर्स हैं, उनको भी कहीं ना कहीं जो मकान है या कोई ऐसी सुविधा देनी चाहिए ताकि उनको ये ना महसूस हो कि उनके बेटे ने जो है, उनके पति ने जो है देश की रक्षा करते हुए सीमा पर जो अपनी जान गंवा दी और बलिदान दे दिया, लेकिन सरकार जो है सिर्फ आश्वासन दे देती है और उसके बाद उनकी तरफ देखती तक नहीं है। इसमें आपको क्या कुछ कहना है? देखिए, मैं एक उदाहरण के माध्यम से इस चीज़ को आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पहली सरकार जो है, जो चुनी हुई सरकार थी 2003 में उत्तराखंड में, जो 2002 के इलेक्शन के बाद जो चुनी गई, वो तिवाड़ी जी उसमें यहाँ चीफ मिनिस्टर बने, कांग्रेस की सरकार थी। और क्योंकि जो आप अगर ऐतिहासिक एक दृष्टिकोण रखते हैं तो आप जानते हैं कि आज़ादी के वक्त जो आज़ाद कराने वाले लोग थे, स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े लोग थे, वो ज़्यादातर कांग्रेस के ही पक्ष के लोग थे। तो तिवाड़ी जी ने आते ही यहाँ एक घोषणा करी
कि हम जो है हर एक स्वतंत्रता सेनानी जो हैं उनको, उनके परिवारों को, जो भूमिहीन हैं उनको एक 100-100 मीटर ज़मीन वो एक जियो जारी हुआ। लेकिन 2003 से आज 2023 हो चुका है और 20 साल लगे इस प्रक्रिया को यहाँ तक पहुँचने में, और उसमें भी देहरादून, केवल एक देहरादून की बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ पर ही हुआ है कि 20 परिवारों को चिन्हित करके 100-100 वर्ग मीटर ज़मीन दी गई है। तो जो सरकारें मतलब बिल्कुल इस दिशाहीन हो गई हैं, अगर वो इस तरीके के प्रस्ताव लाती भी हैं तो उसको वो गंभीरता से नहीं लेती, और एक छोटे-छोटे कामों के लिए 20 साल निकल जाते हैं। तो आप सोचिए कि ये सरकारें कितना सोचती होंगी, कितनी सुविधाएं देने के बारे में मंत्रणाएं करती होंगी। क्योंकि अब देखिए, पहले तिवारी जी ने उस समय क्या किया था कि एक राज्य मंत्री को भी एक पद दिया कि वो जो है स्वतंत्रता सेनानी कल्याण परिषद बनाकर उसके अधीन वो जो उनकी दिक्कतें हैं उनको देखेगा। उसके बाद की सरकारों ने क्या किया? आज स्वतंत्रता सेनानी कल्याण परिषद नहीं है, ना कोई उसको देखने वाला है, ना चलाने वाला है। इससे पिछली सरकार में भी नहीं था। तो सरकार को अगर इन मुद्दों पे गौर करना है, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के मुद्दों पे, उनके परिवारों पे, क्योंकि उनके परिवार उन्हीं आदर्शों के आधार पर जी रहे हैं और उनके पास खाने कमाने के, रहने के ज़रिए भी बहुत कम हैं। तो उनके लिए ये जो राज्य कल्याण परिषद है, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी राज्य कल्याण परिषद, उसको पुनर्जीवित हमेशा रखा जाना चाहिए और उसकी जिम्मेदारी किसी न किसी सक्रिय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवार के व्यक्ति के अधीन करनी चाहिए। सर एक बात और है, 1942 में जो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था उसमें भी जो है आपके पिताजी शामिल थे और उनको शायद उनको जेल की यातना भी झेलनी पड़ी थी, जेल भी वो गए थे, तो क्या कुछ पूरा वाक़या है ये? अब मैं जैसे बता रहा था आपको कि एक बार वो नैनीताल जेल में रहे, यहाँ देहरादून जेल में रहे, और उसमें जैसे मुझे अब उनकी डेथ हो चुकी, परिपूर्णानंद पैन्यूली जी एक सांसद भी रहे टिहरी क्षेत्र से, या बुद्धि प्रकाश फरासी जी हैं, है ना, ये ऐसे लोग हैं। वो बताते थे हम साथ में जेल में रहे, है ना, और वो कहते थे, परिपूर्णानंद पैन्यूली जी सांसद जी, एक बार मैं उनके पास बैठा, आज से 10-15 साल पुरानी बात होगी, अरे यार तुम्हारे पिताजी तो एकदम से बहुत मतलब एकदम गरम दल के आदमी थे, और वो लड़का लड़का करके उनको बात कह रहे थे। तो ये लोग जेल में भी उसी तरीके से रहते थे, क्योंकि एक सामूहिक आंदोलन था, सामाजिक आंदोलन था, ये व्यक्तिगत हितों का आंदोलन नहीं था। तो वो जो किस्से सुनने को मिलते हैं कि जैसे वो बाहर संघर्ष करते थे, ऐसे ही जेल के अंदर भी रहकर आपसी मतलब हंसी मजाक खेल ठट्ठा के माध्यम से वो अंग्रेज़ों को मुंह चिढ़ाया करते थे कि आप हमें दोबारा भी जेल भेज सकते हैं, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। कभी आपके पिताजी ने कुछ ऐसा बताया हो कि महात्मा गांधी के साथ वो जो है रैलियों में रहे या उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में कुछ ऐसा कुछ खास वाक़या उन्होंने आपसे शेयर किया था कभी? महात्मा गांधी का ऐसा कोई वाकया तो शेयर उन्होंने कभी नहीं किया, और मुझे इस बारे में मतलब ऐसा कोई याद नहीं आ रहा कि मैं आपको उसको बता पाऊँ। नहीं, हमने जैसे पढ़ा है ना कि 1942 में जो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था तो उसी दौरान वो जेल में गए थे, तो क्या किसके साथ थे, क्या कुछ ऐसा कोई? हाँ, वही मैं आपसे कह रहा हूँ, जैसे महंत इंद्रेश चरण दास जी हैं, है ना जी, या ये अपने जो मैं उनका नाम ले रहा था आपको, सांसद टिहरी के, या बुद्धि प्रकाश फरासी जी हैं, ये इन लोगों के साथ जेल में रहे उस दरमियान। एक बात और है, जिस गांव से आप आते हैं उस गांव में सुमिंद्रा नंदन पंत जो है वो भी उसी गांव की है, पैतृक गांव उनका वो है, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि पूरे गांव में कुछ ऐसे योद्धा या ऐसी महिलाएं हैं जो कि उन्होंने देश हित के लिए सोचा, प्रदेश हित के लिए सोचा, तो क्या कभी आपकी उनसे, उनके परिवार वालों से बातचीत हुई हो या कुछ इस तरीके की सुमित्रा नंदन पंत की? हाँ, ये आपने बहुत एक सही वाक्य उठाया, क्योंकि मैं गांव अक्सर बचपन से ही आता जाता रहा हूँ, अभी भी मैं जाता हूँ, अभी कुछ ही पिछले महीने गया था। तो हमारा, बल्कि मैंने उसमें वहाँ पर हम सुमित्रानंदन पंत स्मारक समिति बनाकर हर साल एक कार्यक्रम भी करते हैं। तो हमारे गांव में ये ऊर्जा हमेशा रही, क्योंकि अल्मोड़ा जो है वो एक ऐसा ज़िला था
जिसमें कि 1921 में जब कुली बेगार प्रथा एक जो अंग्रेज़ों के खिलाफ थी कि आप हमसे बेगारी करवाते हैं और उसका पैसा नहीं देते, उसके खिलाफ एक आंदोलन, उस स्वतंत्रता आंदोलन का बहुत बड़ा आंदोलन कहलाया कुली बेगार आंदोलन। उसको लीड करने वाले बद्री दत्त पांडे जी वो अल्मोड़ा के ही थे। तो उन्हीं के साथ जो आंदोलन में रहे वो हमारे गांव के एक हमारे ही कुटुंब के साथी सुमित्रानंदन पंत जी के जो भाई थे देवी दत्त पंत जी, वो उसमें संघर्षों में साथी रहे और उनको लोग हुड़किया वकील के नाम से जानते थे, क्योंकि वो जो एक वाद्य यंत्र है हुड़का, उसको बजा के गांव-गांव जाके चेतना के गीत गाते थे और लोगों को जागृत करते थे, संगठित करते थे आज़ादी के आंदोलन के पक्ष में। और वो उस अल्मोड़ा संसदीय सीट से फिर पहले सांसद भी 1952 का जो इलेक्शन हुआ उसमें पहले सांसद वो निर्वाचित हुए। ऐसे ही सुमित्रानंदन पंत जी, उन्होंने उस समय जो गीत लिखे वो देश प्रेम के गीत लिखे, कविताएं लिखी, उनके गीत गाए गए। और उस समय गांव में तो नहीं थे, वो तो इलाहाबाद थे, लेकिन इलाहाबाद में ही वो सक्रिय रूप से अपने गीतों के माध्यम से एक जो लौ है उसको प्रज्वलित कर रहे थे। और जो मेरे देवीदत्त पंत जी जो उनके भाई थे, उन्होंने भी लगातार उसमें बताया आपको संघर्ष किया। ऐसे ही मेरे जो एक और फूफा जी थे, वो भी बद्री दत्त पद्मा दत्त पांडे जी, तो उन्होंने भी नैनीताल ज़िले में बहुत लंबे समय तक संघर्ष किया, कई बार जेल की यात्राएं करी और उनकी पीठ में जो लाठियां पड़ी थी उसके वजह से उनका हल्का सा पीठ झुका रहता था। जब हम छोटे थे उनको देखते थे तो ये एक संघर्ष का आंदोलन था, पूरा समाज उसमें उस समय लड़ रहा था और हमारे परिवार की और हमारे कुटुंब के लोगों की हिस्सेदारी उसमें काफ़ी थी। इसका मुझे बहुत गर्व और सम्मान। सर एक चीज़ और है, जैसे कि उत्तराखंड में कई ऐसे शहीद हैं, कई ऐसे फ्रीडम फाइटर्स हैं। क्या आपको नहीं लगता कि जैसे कि भगत सिंह थे, राजगुरु रहे, बड़े-बड़े नाम रहे, महात्मा गांधी, जिनके चर्चाएं जो हैं वो हर जगह होती है, बच्चे जो हैं उनके बारे में जानते हैं, इतिहास में उनको पढ़ाया जाता है, लेकिन कई ऐसे नाम हैं जो छुप गए हैं या उनको कोई याद नहीं करता है। आपको नहीं लगता कि इनको जो है किताबों में या बच्चों को स्कूल में पढ़ाया जाना चाहिए, ताकि कम से कम उत्तराखंड के बच्चे ये जाने कि उत्तराखंड के फ्रीडम फाइटर्स कौन-कौन रहे थे और उनकी जो बलिदान जो उन्होंने अपने जीवन में दिया था, उनका जो यादगार है वो हमेशा ज़िंदगी भर उनको रहे किताबों के ज़रिए। तो आपको लगता है कि ऐसा कोई पाठ्यक्रम या पाठ जो है वो किताबों में होना चाहिए बच्चों के लिए? बिल्कुल, आपने बहुत ये सही प्रश्न उठाया है और ये बहुत ज़रूरी है, होना चाहिए। लेकिन विडंबना देखिए, हो इसका उल्टा रहा है। सरकारें इस ओर दृष्टि दे ही नहीं रहे हैं। आपको मैं बताता हूँ, देहरादून में जो जेल है, पुराना जेल परिसर, अब वो आपको पता है कि जेल परिसर को तोड़कर वहाँ पर एक कोर्ट जो है, जिला कोर्ट वहाँ जा रही है। उसके साथ और चैम्बर्स एम्बर्स वकीलों के बनेंगे। बट वहीं पर जो नेहरू जी, जिसमें लगातार जब भी देहरादून जेल में बंद हुए, और आपको पता होना चाहिए कि आखिरी वक्त में भी वो जब मृत्यु से पहले आखिरी वक्त में भी वो इस जेल की तरफ आए थे। और उनकी जब कमला नेहरू, उनकी वाइफ की जब मृत्यु हुई तब भी वो इस जेल में ही बंद थे और यहीं से वो पत्र लिखते थे अपनी बेटी के नाम भी। तो लेकिन सरकार उसे भी ध्वस्त कर रही है और वहाँ जो एक आधार स्तंभ स्थापित है, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के उसमें नाम लिखे हुए हैं, उसको जो है बिल्कुल किनारे करके ऐसा फेंक दिया गया है। बल्कि हम लोगों ने, जो हमारी समिति है, वो पिछले 4 महीने से 6 महीने से लगातार वहाँ जा रही है और हर सप्ताह, हर महीने के प्रथम सप्ताह के प्रथम रविवार को वहाँ पर इकट्ठा होकर उसको बचाने के लिए संघर्ष कर रही है। और वहाँ पर जो एक ये जो फ्रीडम फाइटर्स हैं उनके लिए एक भवन का निर्माण हो जिसमें वो लोग बैठकर अपनी चर्चाएं कर पाएँ, उसके लिए संघर्षरत है। लेकिन सरकार तो फ्रीडम फाइटर को मिटाना चाहती है। सरकार जो है इस तरफ ध्यान ही नहीं दे रही है कि उन, आप दूसरी जगह देखिए, एक खारा खेत एक जगह है जहाँ पर जो दांडी मार्च
और नमक आंदोलन, नमक सत्याग्रह आंदोलन हुआ, तब लोगों ने, देहरादून के लोगों ने जाके वहाँ पर नमक बनाया और अंग्रेज़ों के खिलाफ संघर्ष का बिगुल फूँका था। उस जगह पे सरकार ध्यान ही नहीं दे रही है। तो सरकार को आज़ादी के आंदोलन से मुझे लगता है बहुत बड़ा मतलब नहीं रह गया है। सिर्फ एक सप्ताह मना लेना और ये कार्यक्रम कर देने से इसको हम अपनी यादों को लंबे समय तक जीवित नहीं रख पाएंगे। तो हमारे साथ है अल्मोड़ा के फ्रीडम फाइटर नीलांबर दत्त पंत जी, उनके छोटे बेटे राकेश पंत जी, जिन्होंने बताया कि उनके पिताजी का जीवन जो है कितना संघर्षपूर्ण रहा, किस तरीके से उन्होंने एक योद्धा बन के देश को आज़ादी दिलाई। और आज जो है उनके चर्चे कई जगहों पर होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जितने भी फ्रीडम फाइटर्स हैं, जो चाहे वो उत्तराखंड के हो या अन्य कई राज्य के हो, उनकी जो जीवनी है उनके बारे में बच्चों को ज़रूर पढ़ाना चाहिए। उनके पाठ्यक्रम के ज़रिए जो है बच्चों को उसके बारे में चाहिए कि उनके उत्तराखंड में कौन कौन ऐसे फ्रीडम फाइटर रहे जिन्होंने देश को आज़ादी दिलाने में अपना अहम योगदान दिया। क्योंकि कहीं ना कहीं जो बच्चे हैं, आज की युवा पीढ़ी है, वो उन नामों को भूलती जा रही है जिन्होंने देश को जो है आज़ादी दिलाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। और उन जो फ्रीडम फाइटर्स हैं, उनके परिवार वालों का भी यही कहना है कि सरकार उन्हें भले ही कुछ दे न दे, पेंशन दे न दे, लेकिन सम्मान जरूर दे और समय समय पर उनको सम्मान देकर उनके जो परिवार के जो भी फ्रीडम फाइटर्स हैं, चाहे वो पिता के रूप में हो, चाहे वो भाई हो, चाहे वो दादा परदादा हो, उनको भी सम्मान दिया जाए और उनको हमेशा याद किया जाए। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ मैं दीपिका भंडारी, HNN न्यूज़, देहरादून।